स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। और बच्चों, मैं गौरव मिश्रा आपको देने जा रहा हूँ सॉल्यूशन 3 मार्क्स के क्वेश्चन का। जो सीबीएसई बोर्ड में 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उनका हम सॉल्यूशन आपको देंगे। ठीक है, तो चलिए इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स में अगर हम बात करते हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन 4 पॉइंट चार्जेज कैपिटल Q, स्मॉल q, कैपिटल Q एंड स्मॉल q आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड A as shown in the figure. The resultant electric force on the charge capital Q and potential energy of the system. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि दो चार्ज कैपिटल Q और दो स्मॉल q इस तरीके से स्क्वायर के कॉर्नर पर रखे हुए हैं। हमें कैपिटल Q चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स बताना है। चाहे आप इस कैपिटल Q पे फाइंड कीजिए फोर्स, चाहे इस पे, आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, दूसरा हमको बच्चों इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करना है। तो सबसे पहला हम काम करते हैं, हम नेट फोर्स निकालते हैं Q पे। तो बच्चों रनेट फोर्स निकालने का तरीका क्या है, जरा सोचिए, बताइए हमको। हम ये सोचेंगे कि इस चार्ज पे पहले कौन कौन फोर्स लगा रहा। ठीक है, इसी पे नेट फोर्स निकाल देते हैं। तो भाई ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये इस पे कैसा फोर्स लगेगा बताओ। इसको नाम देते हैं कुछ ABCD। सपोज करो आपने हर कॉर्नर को एक नाम दे दिया। तो C वाला जो स्मॉल Q है वो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल करने का मतलब क्या होता है, दूर हटाएगा ऐसे। ठीक है, ये फोर्स लगेगा F1 मान लेते हैं। ठीक है, इस स्मॉल Q की वजह से इस कैपिटल Q पे लगने वाला फोर्स क्या हो गया, F1। इस स्मॉल Q से इस पे लगने वाला, मतलब A से D पे लगने वाला फोर्स, ये भी प्लस ये भी प्लस, इसको रिपेल करेगा। रिपेल का मतलब दूर हटाएगा। दूर हटाएगा तो ये फोर्स भी ऊपर की तरफ लगा देगा। ये फोर्स क्या लगेगा बच्चों, F2। ये फोर्स क्या लगेगा, F2। ये कैपिटल Q इसको क्या करेगा, ये दोनों भी कैपिटल Q तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो हमको इस पे देखना, तो इस पे रिपल्सन होगा, मतलब बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। तो ये वाला जो कैपिटल Q है ये भी इसको रिपेल करेगा मतलब बाहर की तरफ एक फोर्स लगाएगा। ये फोर्स लग गया F3। हमको इन तीनों फोर्सेस का नेट फोर्स बताना है। ठीक है, तो पहला काम हम ये करेंगे कि हम F1, F2 और F3 तीनों की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो सोचिए F1 कितना होगा, लिखेंगे यहां पे फोर्स एक्टिंग एट कैपिटल Q ड्यू टू स्मॉल q एट C पॉइंट पे जो स्मॉल Q है उसकी वजह से लगने वाला फोर्स कितना होगा, सोचो। F1 बराबर, तो क्या आएगा बताओ। तो आ जाएगा F1 बराबर, क्या होता है, F का फार्मूला क्या होता है भाई, दो चार्ज अगर Q1 और Q2 हैं और वो एक दूसरे से स्मॉल r की डिस्टेंस पर हैं, तो उनके बीच लगने वाला फोर्स क्या होता था बताओ। ये होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान r²। आप 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को एक कांस्टेंट बोलते थे, जिसको आप K भी लिख लेते थे। तो एक ये फार्मूला हो जाता था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को इन्होंने K लिख दिया अगर, तो ये बन जाएगा K Q1 Q2 अपान r²। ये फोर्स का फार्मूला हम यूज कर लेंगे। जब सॉल्व कर लेंगे लास्ट में K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रख देंगे, जहां हमको पता है एप्सिलॉन 0 क्या है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो F1 बराबर क्या आएगा, देखो K Q1 पहला चार्ज, तो देखो इन दोनों बीच फोर्स निकालना है, तो Q1 कैपिटल Q, Q2 स्मॉल q रख दो भैया, कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपान डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इनके बीच जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर दो। कितनी डिस्टेंस है बच्चों, A है तो A² आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब फिर से लिखेंगे फोर्स एक्टिंग एट Q ड्यू टू स्मॉल q एट A। जो A पॉइंट पे स्मॉल q चार्ज है इसकी वजह से लगने वाला फोर्स कितना होगा सोचो। तो ये होगा बच्चों F2 बराबर K कैपिटल Q इंटू स्मॉल q, मतलब Q1 Q2 भाई, अपान डिस्टेंस का स्क्वायर, इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब A²। ठीक है, फिर लिखेंगे फोर्स acting at
कैपिटल Q ड्यू टू कैपिटल Q एट B। जो कैपिटल Q B पर है इनके बीच लगने वाला फोर्स निकालना। तो बच्चों फोर्स निकालने में उन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि अपान में r स्क्वायर आता है ना, दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये कैसे आएगा, तो ये वाली डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो ये A और ये स्क्वायर है, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। अब सोचो, बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो हाइपोटेन्यूज निकालना कितना सिंपल है। क्या होता है, रूट में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, ठीक है, मतलब ये बन जाएगा √2a। देखो √2 इंटू ए स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर से a को रूट के बाहर कर लिया तो a ऐसे आ गया, स्क्वायर उसका हट गया, है ना। तो यानी कि जब हम F3 निकालेंगे तो ये क्या आएगा बच्चों, बताओ जरा हमको। यह आएगा K कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q, क्योंकि Q1 Q2 होता है ना, पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज। तो चूंकि यहाँ पे दोनों कैपिटल Q है तो कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q अपान डिस्टेंस का स्क्वायर। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, √2a पूरे का होल स्क्वायर। इसका मतलब F3 की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, यह आ जाएगी K कैपिटल Q स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बच्चों, आपको यहां से देख के पता चल गया होगा कि F1 और F2 क्या है, सेम है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जब दो फोर्स सेम होते हैं, ठीक है, तो उनका रिजल्टेंट उनके एंगल बाइसेक्टर से जाता है। मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, अगर ये इक्वल है तो एंगल बाइसेक्टर से, मतलब ये टोटल एंगल देखो इनके बीच का कितना है, 90 डिग्री। तो जो रिजल्टेंट जाएगा वो कितने से जाएगा, 45 डिग्री से। एंगल को आधा कर दो, वहां से जाता है इन दोनों का रिजल्टेंट। मतलब जो F1 F2 है, इसका जो रिजल्टेंट है R, वो इधर से जाएगा, ये R मान लो, समझ गए। तो यहां पर लिखेंगे क्या, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ F1 एंड F2। ठीक है, F1 F2 का रिजल्टेंट क्या होगा, तो इसको R से लिख दें तो क्या आएगा, रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। कैसे, ये लाभ पैरेललोग्राम लगा, रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा आता। तो कॉस थीटा की जगह क्या आ जाता, 90 डिग्री, दोनों बीच का एंगल 90 डिग्री था। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए बचता है R इक्वल टू रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2। बात समझ आई कि नहीं, मतलब ऐसा था 2F1 F2 और cos 90 था, बट cos 90 क्या होता है, 0, इसलिए खत्म हो जाता है। इसलिए केवल इतना टर्म बचता है आखिरी में, पूरा लिख दो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है बच्चों कि F1 किसके बराबर है, F2 के। F1 किसके बराबर, देखो F2, दोनों सेम है ना। तो F1 की जगह मैं F2 रख दूं, कोई बुराई नहीं। तो मतलब R इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा बताओ, ये बचेगा रूट में F1 की जगह F2 रख दो, तो F2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर और प्लस 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 थी ना, पूरा खत्म हो गया। यानी कि R की वैल्यू हो गई √2 इंटू F2। क्या हुआ, R की वैल्यू √2 इंटू F2। ये कैसे हुआ भाई, देखो ये आएगा √2 F2 स्क्वायर, तो रूट हटाओगे F2 स्क्वायर से तो बाहर आ जाएगा, ऐसे बन जाएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है। और R गया कहाँ बच्चों, F3 की डायरेक्शन। तो अब नेट फोर्स निकालना था, तो इसके रिजल्टेंट को इसके साथ क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक ये फोर्स लग रहा है F3 एक R, और दोनों क्या हो गए, सेम डायरेक्शन में। जब दो फोर्स सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, उनको ऐड करके निकालते हैं। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, हम यहाँ लिखेंगे कि सो नेट फोर्स एट कैपिटल Q। सो नेट फोर्स एट कैपिटल Q। नेट फोर्स कितना आएगा सोचो, तो F नेट बराबर आ जाएगा, इन दोनों का जो नेट आया है R और प्लस F3। क्यों, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। जब दो फोर्स सेम डायरेक्शन में हो जाते हैं तो उनका रिजल्टेंट उनको ऐड करके आता है। तो F नेट कितना आएगा बताओ, R की वैल्यू क्या आई है, √2F प्लस F3, √2F2 प्लस F3। F2 F3 की वैल्यू रख दो, F नेट कितना आएगा बताओ,
√2 F2 कितना है, K कैपिटल Q स्मॉल q अपान A स्क्वायर प्लस F3 की वैल्यू रख दो ये वाली, तो क्या आएगा K कैपिटल Q स्क्वायर अपान 2A स्क्वायर। तो F नेट कितना आएगा, ये आएगा √2, ठीक है, और ऐसा कैपिटल Q कामन ले लो, K कामन ले लो, A स्क्वायर कामन ले लो, यानी कि K कैपिटल Q अपान A स्क्वायर कामन ले लो, तो यहाँ बचेगा √2 स्मॉल q प्लस कैपिटल Q अपान 2 इंटू दिस। ये नेट फोर्स आ गया, क्या आ गया, √2 स्मॉल q प्लस q/2 इंटू K कैपिटल Q अपान A स्क्वायर। ये हो गया नेट फोर्स एक्टिंग एट कैपिटल Q। तो ये हो गया। अब हमको यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी। अब देखिए सेकेंड पॉइंट है इसका पोटेंशियल एनर्जी, तो लिखेंगे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अच्छा, इस फार्मूले में आप जब चाहो K की जगह 1/4πε0 भी लिख सकते हो, मतलब इस फार्मूले को आप इस तरह से भी लिख सकते हो बच्चों, F नेट बराबर, ठीक है, √2Q प्लस Q/2 1/4πε0 Q अपान A स्क्वायर। ये भी लिखा जा सकता है। तो F नेट अगर कभी ये आंसर लिखा मिल जाए तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस K की जगह 1/4πε0 रख दो, बाकी सब वही है, ठीक है। अब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का फंडा क्या है कि इस पूरे सिस्टम को अरेंज करने में इन्फिनिटी से जो वर्क करना पड़ा होगा वो वर्क कहलाता है पोटेंशियल एनर्जी, वो इसमें स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म। और पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक फार्मूला क्या है कि अगर दो चार्ज Q1 और Q2 हैं और वो एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हैं, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ जो स्टोर होती है उसका फार्मूला क्या है, वो होता है K Q1 Q2 अपान r। ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है। यहाँ पर K की वैल्यू वही है 1/4πε0, और ε0 को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। अच्छा, यही फार्मूला यहाँ रखना है। तो पोटेंशियल एनर्जी U बराबर क्या आएगा, पहले इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, देखो इन दोनों की, तो क्या आएगा K स्मॉल q कैपिटल Q अपान A, ये वाला। फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालो भाई, हर चार्ज की हर चार्ज से पोटेंशियल एनर्जी, इसकी निकालेंगे, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इन दोनों की, फिर इन दोनों की, तब टोटल पोटेंशियल एनर्जी आएगी। मतलब ये निकाली प्लस इन दोनों की निकालो भाई, तो क्या आएगा K कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपान A प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालो, क्या निकलेगा भाई K स्मॉल q कैपिटल Q अपान A प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालो, क्या निकलेगा K Q1 Q2 वही कैपिटल Q स्मॉल q अपान A, सब तो सेम आ रहा ना। अच्छा, प्लस इस वाले की निकालो, इसकी, इन दोनों चार्ज की, क्या आएगी K Q1 यानी कि Q इंटू Q अपान डिस्टेंस, यानी कि K Q अपान √2A। अब इन दोनों की निकालो भाई, ये डिस्टेंस भी तो √2A ही होगी, तो क्या आएगा इसका K स्मॉल q अपान √2A, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो U इक्वल टू आएगा, देखो ये चारों तो जुड़ जाएंगे, सेम दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं, तो आ जाएगा 4K Q कैपिटल Q अपान A प्लस ये हो गया K Q स्क्वायर अपान √2A प्लस K स्मॉल q स्क्वायर अपान √2A। ये आंसर आ गया, ये इन चार्जेज की पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। अब वही बात है, आप चाहो तो K कॉमन ले सकते हो, K बाहर लिख लो, K अपान A है, और K की वैल्यू भी 1/4πε0 करके लिख सकते हो, बट इतना लिख दो तो काम चल जाएगा। ये आपका आंसर है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ hollow cylindrical box of length 1 meter and area of cross section 25 centimeter square is placed in a 3-dimensional coordinate system as shown in the figure
द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज गिवन बाई E इज इक्वल टू 50x I कैप वेयर E इज इन न्यूटन पर कूलाम एंड x इज इन मीटर. फाइंड फर्स्ट नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, सेकेंड चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन दिया है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करी 50x I. इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड I का लगने का मतलब प्लस x डायरेक्शन में है, और 50x इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप x की वैल्यू को बढ़ाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी. ठीक है. अच्छा, इसके बाद कह रहे हैं कि यहाँ पे जो एरिया है, किसका एरिया बच्चों, इसका सिलेंडर का, ये सिलिंड्रिकल एक सरफेस है और इसका एरिया वेक्टर ये हमको दिया है, इन्होंने कितना दे दिया, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. इसका कुछ कर्व सरफेस एरिया भी होगा, क्योंकि पता है ना सिलेंडर कैसा होता है स्पिन जैसा होता है कुछ. तो यहाँ का एरिया हमको दिया है और ये कर्व सरफेस हमको नहीं दिया. हमसे कह रहे हैं कि इस सिलेंडर से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब ये सिलेंडर रखा हुआ है तो यहाँ पे पास होने वाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी. तो हमको बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशन करनी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना. ठीक है. तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं बच्चों कि जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो केवल सिलेंडर के प्लेन सरफेस से पास होगा. कर्व सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं होगा. क्यों नहीं होगा बच्चों, क्योंकि बच्चों जो सिलेंडर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ऐसे रखा हुआ है, यही तो कह रहे हैं. अब सिलेंडर का जो ये वाला कर्व सरफेस एरिया है ये किधर होगा बताओ. तो हमको पता है ना किसी चीज का जो सरफेस एरिया होता है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है. तो यहाँ का सरफेस एरिया कर्व वाले का, ये कर्व सरफेस है ना, इसका इधर, यहाँ का इधर, यहाँ का इधर, यहाँ ऐसे ऐसे होगा. ठीक. और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों, देखो I वेक्टर लगा है मतलब x डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, हमेशा इधर है. ठीक है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड रख दी मैंने, और एरिया वेक्टर क्या है, इधर 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 इधर. देखो तो इस मार्कर से इसका एंगल हमेशा क्या बना, देखो 90 डिग्री बन रहा कि नहीं बन रहा बताओ. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से जो एरिया वेक्टर है वो क्या हमेशा 90 डिग्री पे आ रहा है. देखो तो इस पूरे कर्व सरफेस की वजह से कोई फ्लक्स नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा. तो जो भी फ्लक्स होगा वो किसकी वजह से होगा, इस प्लेन सरफेस की वजह से, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा. इस प्लेन सरफेस की वजह से, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा. क्यों इधर हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है किसी भी क्लोज सरफेस में, जो क्लोज सरफेस है उसका एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड होता है. तो यहाँ का एरिया वेक्टर इधर, यहाँ का एरिया वेक्टर इधर, बाकी इन सब का, इसका इधर, इसका इधर, यहाँ का इधर, तो इन सब का तो 90 हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड से. तो जब एरिया वेक्टर 90 हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड से तो वहाँ का फ्लक्स 0 हो जाता है. क्यों, क्योंकि फ्लक्स का फार्मूला क्या है, फ्लक्स बराबर होता है बच्चों E डॉट A. तो फ्लक्स बराबर हो जाता है EA cos 90. तो फ्लक्स क्या हो जाता है 0. तो जहां पर E और A दोनों परपेंडिकुलर होते हैं वहां पे फ्लक्स क्या हो जाता है 0. इसीलिए इस पूरे कर्व सरफेस पे हर जगह एरिया वेक्टर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है. इसीलिए पूरे कर्व सरफेस का फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा. तो फ्लक्स पास कहां से होगा, इस प्लेन सरफेस से और इससे. इन दोनों का हमको यहाँ पे नेट फ्लक्स बताना है. क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे बच्चों हमसे कह रहे हैं कि हमको नेट फ्लक्स बताना है थ्रू द सिलेंडर और चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर, मतलब Q बताना है. तो हमको यहाँ फ्लक्स चाहिए फाई और Q चाहिए. ठीक है. तो जब फ्लक्स निकल आएगा तो Q भी निकल आएगा. क्यों, क्योंकि गॉस थ्योरम से हमको पता है ना कि जो नेट फ्लक्स होता है वो क्या बराबर होता है. गॉस थ्योरम क्या बताती है बताओ, ये बताती है द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 टाइम्स ऑफ नेट चार्ज. क्या होती है, नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी इनक्लोज्ड सरफेस. ध्यान रखना कौन सरफेस, इनक्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स, उसमें प्रेजेंट चार्ज का 1/एप्सिलॉन 0. तो Q यहाँ से निकाल सकते हो. Q बराबर क्या आ जाएगा, फाई अप इंटू एप्सिलॉन 0. तो पहला हमारा मकसद क्या हो गया, फाई निकालें, फिर हम Q निकाल सकते हैं. तो बच्चों ये तो क्लियर हो चुका है कि इस कर्व सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा. तो फ्लक्स केवल यहां से पास होगा और यहां से पास होगा. यहां से कितना फ्लक्स पास होगा देखो, तो यहां का एरिया वेक्टर कहां जाएगा भाई, आउटवर्ड. ये बाहर हो गया. अच्छा, ये एरिया वेक्टर हो गया.
यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किधर होगी बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा किधर है? प्लस एक्स की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इधर होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी? E2, मान लीजिए कितनी है? E2। और पूरे एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम होगी। क्यों? क्योंकि देखो एरिया किस में होगा? ये वाईजेड प्लेन में होगा। एरिया किस में होगा? वाईजेड प्लेन में। तो यहाँ x की वैल्यू हर जगह सेम रहेगी। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 2 मीटर। तो यहाँ पे E2 की वैल्यू तो हमको पता चल सकती है। E2 कितना निकलेगा बताओ? ये है 50 और इंटू एक्स, तो यहाँ पे x कितना है? 1 + 1, तो कितना हो जाएगा? 2 मीटर, यानी कि 50 × 2, यानी कि E2 तो निकल आएगा। कितना आएगा? 100 न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ का E2 पता चल गया, एरिया पता है। अभी हम फ्लक्स निकाल देंगे, क्योंकि फ्लक्स बराबर होता है E.A, है ना। अब इस एरिया पे सोचो बच्चों, इसका एरिया वेक्टर कैसा जाएगा? आउटवर्ड, बाहर। तो एरिया वेक्टर हमेशा किधर बनता है? आउटवर्ड बनता है। तो एरिया वेक्टर तो इधर बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे किधर जाएगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया हमको? +I। I का मतलब एक्स एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर होगी भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। इसको E1 मान लें। तो यहाँ पे E1 और A के बीच का एंगल कितना दिख रहा है? देखो ये एंगल कितना दिख रहा है? 180 डिग्री दिख रहा ना। तो यहाँ पे इस तरीके से बनेगा। बच्चों E1 की वैल्यू क्या होगी अगर आपको निकालना हो? तो देखो ये एरिया हर जगह यहाँ पे x की वैल्यू सेम होगी। कितनी x की वैल्यू होगी? 1। क्यों? क्योंकि एरिया वही बात है वाईजेड प्लेन में। तो यहाँ पे हर जगह x की वैल्यू 1 होगी। तो E1 बराबर यहाँ से निकल आएगा 50 × 1, या E1 = आ जाएगा 50 न्यूटन पर कूलम। ये पहले सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अच्छा, अब देखिए बच्चों, E1 और E2 पता चल गया। अब लिखेंगे यहाँ पे क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट प्लेन सरफेस। पहला प्लेन सरफेस कौन सा है? ये वाला है। इससे कितना फ्लक्स पास होगा सोचो? तो φ1 बराबर ये हो जाएगा E1.A। φ1 बराबर हो जाएगा E1A cos 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि E1 और A के बीच कितना एंगल है? ये एंगल, ये कितना है? 180 डिग्री। देखो एक वेक्टर इधर एक इधर, दोनों बीच का एंगल क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो ये हो गया, है ना। तो φ1 बराबर आ गया माइनस का E1A। वैल्यू पुट कर दें, निकाल सकते हैं वैल्यू पुट करके। अभी बाद में वैल्यू अचानक रखेंगे, ठीक है, एक साथ रखेंगे। फिर लिखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सेकेंड प्लेन सरफेस। सेकेंड प्लेन सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा भाई? तो φ2 बराबर हो जाएगा हमारे पास E2.A, ठीक है। यानी कि φ2 बराबर हो जाएगा E2A cos 0 डिग्री, या φ2 बराबर आ जाएगा E2A cos 0। क्यों? क्योंकि देखो E2 भी इधर, A भी इधर, तो दोनों सेम है डायरेक्शन में है, तो दोनों बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया। सो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू सिलेंडर, देखो भाई, तो नेट फ्लक्स क्या आएगा? φ1 + φ2 और प्लस 0। 0 किसका है? ये कर्ड सरफेस का है। कर्ड सरफेस का फ्लक्स कितना था? 0 था, वही रख दिया, ठीक है। तो यहां से फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी जरा बताओ हमको? तो फ्लक्स आ जाएगा φ = φ1 की वैल्यू -E1A प्लस φ2 प्लस का E2A, ठीक है। यानी कि φ बराबर आ जाएगा -E1 की वैल्यू पुट कर दो। E1 कितना निकाला था हम लोग? 50, और एरिया कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अगर हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो क्या होगा बताओ? 25 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, पता है ना। सेंटीमीटर स्क्वायर को जब मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं 10 पावर क्या आता है? -4 आता है, वो हमने रख दिया।
तो यहाँ पर आएगा -50 इंटू ए की जगह 25 इंटू 10 की पावर -4 प्लस E2 कितना निकाला था हमने, देखो 100 इंटू एरिया की वैल्यू क्या है 25 इंटू 10 की पावर -4। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 की वैल्यू क्या आएगा 25 इंटू 50, तो ये क्या आएगा 1250 इंटू 10 की पावर -4, वो भी कैसा माइनस का, प्लस का यहाँ पे क्या आएगा 2500 10 की पावर -4। देखो पावर सेम है 10 में, तो इनको आपस में घटा सकते हैं। तो 5 की वैल्यू बचेगा, इसमें से इसको घटाओ 2500 में से 1250 घटाओगे क्या बचेगा 1250 तो बचेगा, 1250 तो बचेगा, इंटू 10 की पावर क्या आएगा -4, या 5 इक्वल टू लिख सकते हो 0.125 न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर। ये 5 आ गया, ये नेट फ्लक्स आ गया, कितना आ गया 0.125 न्यूटन पर कूलाम। सो चार्ज, सेकेंड पॉइंट अब हमको निकालना, चार्ज इनक्लोज्ड बाय सिलेंडर क्यू बराबर क्या होता है एप्सिलॉन 0 फाई, वैल्यू पुट कर दें, बिल्कुल। तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, तो क्यू बराबर एप्सिलॉन 0 8.85 10 की पावर -12 इंटू 5 की वैल्यू कितनी है भाई 5 की वैल्यू आई है 0.125, ठीक है, ये 5 की वैल्यू पुट कर दिया। Q बराबर क्या आएगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो बचेगा 1.1 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलाम। सो द चार्ज इनक्लोज्ड बाय सिलेंडर विल बी 1.1 इंटू 10 टू पावर -12 कूलाम एंड फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंडर इज 0.125 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इसको फटाफट प्लेन शीट्स ऑफ चार्ज डेंसिटीज सिग्मा एंड -2 सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर आर अरेंज्ड वर्टिकली विद अ सेपरेशन ऑफ स्मॉल d between them. Deduce expressions for the electric field at points first to the left of the first sheet, second to the right of the second sheet and third between the two sheets. ओके तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि दो सीट ऐसे रखी हुई हैं। पहली सीट पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या है प्लस सिग्मा है, दूसरी सीट पे निगेटिव चार्ज है और उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है माइनस सिग्मा। हमसे कह रहे हैं P1, P2 और P3, इन तीनों पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है बच्चों, क्योंकि उन्होंने कहा है ना पहले कि फर्स्ट सीट के लेफ्ट में मतलब P1 पे, दूसरा बोला है सेकंड सीट के राइट में मतलब P2 पे, और उसके बाद बताया है कि इन दोनों सीट के बीच में मतलब P3 पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। बच्चों सबसे पहले तो हमको क्या करना होगा कि हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई एक चार्ज सीट है जिस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो इसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, ये होता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, ठीक है। अब चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालो बच्चों, चाहे यहाँ निकालो, चाहे यहाँ निकालो, चाहे यहाँ निकालो, चाहे यहाँ निकालो, हर जगह क्या होती है सेम। बट शर्त क्या है कि ये जो प्लेट है ये इनफाइनाइट सेपरेशन की होनी चाहिए तब, तो इसके पास में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है सेम होती है। जबकि इन प्लेटों के बीच की डिस्टेंस हमको गिवन है स्मॉल डी, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब जो पहली प्लेट है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगी वही यहाँ होगी, वही यहाँ होगी। तो पहली प्लेट की वजह से P1, P2, P3 पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। कितनी होगी सोचो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P1, P2 एंड P3 और ड्यू टू फर्स्ट प्लेट, पहली वाली प्लेट से कितनी होगी सोचो, तो ये होगी E1 इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, ठीक है। और ये हर तरफ किधर होगी बच्चों, आउटवर्ड होगी, बाहर की तरफ। मतलब जैसे ये पॉइंट है, ये प्लस चार्ज है तो यहाँ निकालना हो तो इधर बाहर, यहाँ निकालना हो तो इधर बाहर, यहाँ निकालना हो इधर बाहर, यहाँ इधर, ऐसा कुछ। मतलब जो पॉइंट हो उस प्लेट से दूर की तरफ, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, ये ध्यान रखना। अच्छा फिर लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
एट P1, P2 and P3 ड्यू टू सेकेंड प्लेट। सेकेंड प्लेट से क्या होगा भाई, तो ये होगा E2 और ये क्या होगा, ये होगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। क्यों, देखो इसका जो सरफेस डेंसिटी है वो क्या है, 2 सिग्मा है ना, तो 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 मतलब E2 बराबर आ जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। और ये किधर होगी, ये होगी इनवर्ड, अंदर की तरफ। क्यों, क्योंकि निगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जैसे यहाँ निकालना हो तो इनवर्ड ऐसे, यहाँ निकालना हो ऐसे, ठीक है। अच्छा, सो एट P1 पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम सोचते हैं बच्चों, तो P1 पॉइंट पे प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, आउटवर्ड मतलब बाहर तरफ। तो E1 तो इधर आ जाएगी, देखो E2 किधर होगी, माइनस की वजह से इनवर्ड, तो ये E2 इधर हो जाएगी। दोनों एक दूसरे से क्या हो गई बच्चों, देखो अपोजिट हो गई। यानी कि P1 पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये आ जाएगी E डैश बराबर या EP1 बराबर आ जाएगी E2 माइनस E1। क्यों, क्योंकि देखो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, तो E1 आउटवर्ड हो गई 1 की वजह से, 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, इनवर्ड अंदर की तरफ इधर, तो E2 हो गई। अब दोनों अपोजिट हो गए। अब जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन रखते हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या आता है, वो आता है उनको घटाकर, मतलब E1 माइनस E2, है ना। तो ये हो जाएगा, यानी कि EP1 की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, या EP1 की वैल्यू आ गई सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। तो EP1 कितना आ गया, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0, ये EP1 आ गया, ठीक है। अब सोचो एट P2 अगर हमको निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सेकेंड पॉइंट में उधर वाला। अब सोचो यहाँ पे, तो यहाँ प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड। देखो पहली प्लेट है प्लस, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड, तो ये इधर होगी E1, ठीक। माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इधर अंदर की तरफ, तो इधर होगी, ये होगी E2। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे कैसे आएगी बताओ जरा हमको बच्चों। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फिर क्या होगा बच्चों, इनको आपस में घटा कर आएंगे, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अपोजिट। इसका मतलब यहां पर लिखेंगे कि EP2 इलेक्ट्रिक फील्ड एट P2 क्या आएगा, ये भी होगा E2 माइनस E1, ठीक है, घटा दो भैया। तो EP2 बराबर क्या आएगा, E2 माइनस E1 है, तो कितना होगा, दोनों घटाएंगे जब तो कितना मिलेगा, तो भैया वही मिलेगा E2 की वैल्यू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। तो EP2 की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। ये P2 पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अगर ये पूछा जाए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उधर होती है जिधर बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब जैसे दोनों अपोजिट है तो बड़ी कौन सी है, E2, तो नेट इधर होगी, मतलब EP1 किधर होगा, टूवर्ड्स E2, ठीक है, EP1 हो गया। EP2 किधर होगा, EP2 डायरेक्शन टूवर्ड्स E2, E2 की डायरेक्शन मतलब अंदर की तरफ, इधर की तरफ होगा। ये EP2 इधर होगा और EP1 की डायरेक्शन इधर होगी। अब देखो P3 पॉइंट पे क्या होगा, सोचो बच्चों। तो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगती है, आउटवर्ड, तो ये इधर लगेगा, ये होगा E1। माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, अंदर की तरफ, तो ये इधर लगेगा, ये होगा E2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P3 पे क्या आएगी, सोचो E1 प्लस E2, यहां पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P3। तो वहां पे क्या होगा, देखो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गई। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे आता है, उनको जोड़ कर आता है। क्यों, क्योंकि उनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाता है। तो E1 प्लस E2, ये EP3 आ गई।
EP3 क्या आएगा, E1 सिग्मा अपान 2ε0 प्लस सिग्मा अपान 2ε सिग्मा अपान ε0। देखो E2 की वैल्यू ये आई थी ना, क्यों नहीं आया था, वैल्यू रख दिया है। EP3 कितना आएगा बताओ, दोनों जुड़ जाएंगे तो 3 सिग्मा अपान 2ε0। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P3 विल बी 3 सिग्मा अपान 2ε0। ठीक है, तो ये P1, P2 और P3 की इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आई। अच्छा, यहाँ की जो रिजल्टेंट आई वो किधर आएगी, वो तो इधर ही आ जाएगी दोनों के डायरेक्शन में। इसका मतलब जो EP3 आएगा वो भी इधर ही होगा, निगेटिव प्लेट की तरफ। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।